प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर नंबर 13 ऊर्जा। बच्चों, ऊर्जा और कार्य क्या है, इसकी क्या अवधारणा है। तो कार्य की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है ना। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा एवं कार्य में क्या संबंध होता है। तो इसके लिए बच्चों एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा करेंगे। तो यहाँ पर आप चित्र देख रहे होंगे। ये यहाँ पर क्या है, एक लकड़ी का गुटका है और यहाँ पर स्प्रिंग जो है वो लगी हुई है। गुटके पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है। और उसको हमने मेज पर रख दिया है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो लकड़ी का गुटका है ना, एक हाथ से हम इसको दबाए रहेंगे ताकि इधर उधर ना खिसके। और जो दूसरे हाथ से जो है स्प्रिंग को जो ये स्प्रिंग है ना, इसके पास जो है एक हमने कांच की गोली को रख दिया, ठीक है। रख दिया, इसको दबा करके पीछे करके हमने, देखो ये स्प्रिंग यहाँ तक थी, इसको पीछे दबाया और उसके बाद में यहाँ पर एक कांच की गोली हमने रख दी। अब क्या करेंगे, हम स्प्रिंग को तो दबाए हुए हैं और कांच की गोली यहाँ पास में आ गई है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम जो दबा हुआ हिस्सा है उससे हाथ हटा देंगे, यानी स्प्रिंग जो है वो फैलेगी ना। स्प्रिंग को दबाते हैं और छोड़ते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग उछलती है ना बाहर की ओर। तो उसी तरीके से ऐसा ही होगा। स्प्रिंग जब बाहर की ओर आएगी तो वो ये जो गोली है कांच की, ठीक है, तो उसको क्या करेगी, टक्कर मार देगी। तो जब तो टक्कर मार देगी तो क्या होगा, जो इसकी गोली है वो क्या हो जाएगी, दूर तक विस्थापित हो जाएगी। हमने स्प्रिंग को दबाया हुआ है, ठीक है, उसका यहाँ पर गेंद लेके आए, फिर उसको किया वैसा, तो यहाँ से टक्कर मार दिया तो ये जो है वो वापस जो है चली जाएगी ना। तो इस तरीके से जो है वो गोली जो है ये इतनी दूर तक पहुंच गई है ना। तो एक बार हमने क्या किया, थोड़ा कम दबाया, फिर हमने टक्कर मारा तो हमारी जो कांच की बॉल थी वो यहाँ तक पहुँची। फिर हमने स्प्रिंग को और ज़्यादा दबा दिया, फिर टक्कर मारा तो वो और दूर चली गई, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो दूसरी स्थिति है उसमें कांच की गोली जो है वो पहले की तुलना में अधिक दूरी तक गई है। दिख रही है ना आपको, ये यहाँ तक गई है पहली स्थिति में, दूसरी स्थिति में यहाँ तक गई है। तो यानी ये कहा जा सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा दूरी तय की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किया गया कार्य जो है दूसरी स्थिति में वो पहले की तुलना में अधिक है। तो यानी स्प्रिंग को दबाने में हमें कार्य करना पड़ रहा है। तो स्प्रिंग में जब हम कार्य कर रहे हैं तो वास्तव में काम कौन कर रहा है, स्प्रिंग कर रही है ना, हम तो केवल इसको दबा रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमने कार्य किया वो ऊर्जा के रूप में स्प्रिंग में संचित हो गई ना, चली गई। तो संचित ऊर्जा के कारण ही जो है वो स्प्रिंग जो है वो गोली पर बल लगा पाई, वरना स्प्रिंग में तो खुद की कोई ऊर्जा अभी है नहीं। हमने तो हाथ से ही कार्य करके जो है उसको दबाया और उसके बाद वही ऊर्जा के रूप में बदल गई, यानी ऊर्जा जो है वो क्या हो गई, संचित हो गई। तो इस तरह अगर कहा जाए कि ऊर्जा और कार्य जो है उसमें क्या संबंध है बच्चों, तो वो एक दूसरे के दो पहलू की तरह है, एक दूसरे सिक्के के दो पहलू की तरह ही हैं। तो सिक्के के ये क्या है बच्चों, एक दो पहलू हैं। तो वस्तु पर किया गया कार्य जो है वो ऊर्जा के रूप में संचित होता है और ऊर्जा युक्त वस्तु कार्य करने में सक्षम होती है, ठीक है। यानी कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाएगी, हमारी ऊर्जा कहलाएगी। वस्तु पर किया गया कार्य जो है वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और ऊर्जा युक्त वस्तु जो है वो कार्य करने में सक्षम होती है, ठीक। तो ये इस तरीके से कार्य ऊर्जा में संबंध हो गया। अब ऊर्जा के जो विभिन्न रूप हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला है बच्चों यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा है क्या बच्चों, तो आपने जो है एक चाबी भरने वाला खिलौना देखा होगा ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, चाबी को भर देते हैं ना, चाबी को ऐसे करके इसको मोड़ते जाते हैं तो चाबी उसकी भर जाती है। फिर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, खिलौना अपने आप गति करने लगता है ना। तो क्यों गति करता है, क्योंकि अब ऐसा होता क्यों, क्योंकि हमने उसको तो उतने टाइम तक बस मोड़ेला और उसको रख दिया, तो खिलौना जो है वो गति कर रहा है। तो क्या खिलौने में जान होती है, नहीं होती ना, लेकिन वो गति करता है। तो ऐसा होता क्यों है बच्चों, तो ऐसा होता है यांत्रिक ऊर्जा के कारण। अब यांत्रिक ऊर्जा से कैसे ऐसा संभव हो पाया, तो बच्चों जब हम खिलौने में चाबी भर रहे हैं तो स्प्रिंग जो थी उसको हम लोगों ने ऐंठा, ठीक है। तो जब ऐंठा तो स्प्रिंग जो थी उसमें ऊर्जा संचित होती जा रही है और जो स्प्रिंग की ऐंठन जो है वो धीरे धीरे खुलती जाती है। तो यानी जो स्प्रिंग में संचित ऊर्जा है बच्चों वो वापस जो है वो खिलौने को घुमा रही है या खिलौने को चला रही है, ठीक है। तो यानी जो स्प्रिंग की ऐंठन धीरे धीरे खुलने पर खिलौना चलने लगता है। तो जो स्प्रिंग में बच्चों ऊर्जा संचित हुई उसे क्या कहा जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। अब आप देखा होगा आपने बच्चों, वो रेलगाड़ी देखी होगी ना,
और खिंची हुई रबड़ भी आपने देखी होगी, हवा बहते हुई देखी होगी, पानी को बहते हुए देखा होगा, खिंचा हुआ तीर देखा होगा ना। तो इन सब में भी यांत्रिक ऊर्जा होती है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं या करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा ही जब हम इसको हाथ से खींचते हैं पीछे, तो यहाँ इसकी जो ये धागा है इस पे ऊर्जा आ जाती है, जो कि कार्य करते हैं हम, तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा आ जाती है, जो जैसे तीर छोड़ते हैं तो वो उसको आगे की ओर बढ़ा देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा जो है इन सब में होती है। ठीक है, और संचित हो जाती है और इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अब बात आती है बच्चों कि अब हम पढ़ेंगे रासायनिक ऊर्जा। तो बच्चों भोजन हम करते हैं जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है ना। तो भोजन जब हम करते हैं तो क्या तुरंत ही ऊर्जा मिल जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों। जब भोजन पचता है ना, तो उसके बाद फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में आने की रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जिससे भोजन हमारा क्या होता है, पचता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा जो है निकलती है और उसके बाद वो ऊर्जा शरीर के विभिन्न अंगों में जाती है बच्चों, जिसके कारण हमारा शरीर जो है वो एनर्जेटिक हो जाता है और उस कार्य करने के लिए जो है उनको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है अंगों को। तो इसी प्रकार से बच्चों पेड़ पौधे भी जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और प्रकाश ऊर्जा का जो है प्रयोग करते हुए रासायनिक ऊर्जा में उसका रूपांतरण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, तो भाप इंजन आपने देखा होगा, पेट्रोल इंजन देखा होगा, डीजल इंजन वगैरह भी देखा होगा। तो इसमें जो ईंधन प्रयुक्त होता है ना, तो भाप इंजन में कोयला डलता है और जो पेट्रोल इंजन है उसमें पेट्रोल डलता है और डीजल इंजन में डीजल डलता है। तो इसमें भी होता क्या है बच्चों, तो ये जो ऊर्जा, इन सब में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जो कि यांत्रिक फिर जब जरूरत पड़ती है तो वो फिर यूज़ होकर के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जैसे माचिस की तीली है ना, उसको जलाने के लिए रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है, फिर जब उसको हम जैसे जलाते हैं तो वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, हमें प्रकाश देने लगती है ना। माचिस की तीली जलाई होगी ना आप लोगों ने, तो वो क्या होता है, उसमें भी रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बाद में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम जो खाना खाते हैं तो उसमें रासायनिक ऊर्जा जो रहती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में उसका रूपांतरण हो जाता है। इसके बाद फिर रासायनिक ऊर्जा जो है वास्तव में हमें फिर बाद में शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा देती है और हम कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान दीजिए कि क्या आपने कभी सोचा है कि ध्वनि में भी किसी तरीके की ऊर्जा होती है? देखा है आपने कभी? तो जब बच्चों जब कोई वस्तु होती है ना, तो वो कंपन, अगर मान लीजिए जैसे कंपन कर रही है तो क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगी। जैसे मान लीजिए ये दिख रहा है आपको, हाँ, ये अब चिमटा जैसा दिख रहा है, अब इसको हमने हिलाया तो वो उसका कंपन होता है, इधर उधर करके ऐसे कंपन होता है ना, तो एक आवाज़ होती है ना। तो जब कोई ध्वनि बच्चों कान के पर्दे पर पड़ती है तो कान का पर्दा भी हमारा क्या करने लगता है, कंपन करने लगता है। तो ध्वनि के द्वारा कान के पर्दे के कंपित होने के कारण जो हमें ऊर्जा मिलती है, उसके कारण ही हमें ध्वनि जो है वो सुनाई देने लगती है। तो कभी कभी बच्चों आपने देखा होगा कि जो बादल गरज रहे हैं ना, गरजते ना, पटाखे की तेज़ आवाज़ होती है ना, और तो इन सब में क्या होता है, मकान के खिड़की दरवाजे जो हैं वो कभी कभी हिलने लगते हैं ना, तो और जब वो हिलते हैं तो उसमें क्या होता है, फिर कांच जो है उसमें लगे हुए टूट जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे ये निष्कर्ष निकल के आया बच्चों कि ध्वनि में भी कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, अगर ध्वनि है ना, भाई पटाखों की आवाज़ से खिड़की दरवाजे क्यों हिल गए, तो इसका मतलब है कि पटाखा जो है यानी आवाज़ जो है वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है। यानी इसका क्या निष्कर्ष निकल के आया कि ध्वनि में भी कार्य करने की क्षमता होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्वनि भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रकाश ऊर्जा के बारे में कि प्रकाश ऊर्जा क्या होती है। तो बच्चों हमें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है ना, और अगर हम दिन में देखना चाहते हैं तो हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है, तो सूर्य के द्वारा हमें प्रकाश मिलता है। और अगर जब सूर्य चला जाता है यानी दिन हट जाता है ना, रात हो जाती है, तब क्या करते हैं, तब हमें जो है कुछ ना कुछ जलाना पड़ता है। बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, चिमनी जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, टार्च जला सकते हैं हम ना। तो उसके लिए जो है रात में देखने के लिए हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो जो सूर्य है, जो हमारा लालटेन है, एक तरह से कहा जाए, चिमनी, लालटेन, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, टार्च, ये सब क्या है, ये सब जो है वो दैनिक जीवन में प्रयुक्त प्रकाश ऊर्जा के स्रोत हैं।
ठीक है, इनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं और ये दैनिक जीवन में प्रयुक्त प्रकाश ऊर्जा के ही स्रोत हैं। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है, कैमरे की रील होती है, उसको काले रंग के कागज़ में ही लपेट करके काले डिब्बे में रखा जाता है? तो क्यों रखा जाता है? सोचा है आपने? देखा होगा ना कि हाँ, अरे नहीं ये तो रील है ना, कैमरे की रील है फोटोग्राफिक। अब तो कैमरे में रील वाला सिस्टम बहुत कम हो गया है, तो जो पहले होता था तो बच्चों जो कैमरे की रील होती थी उसको ऐसे हम बाहर नहीं निकाल सकते थे, उसको काले कागज़ में लपेट करके काले डिब्बे में ही रखा जाता था। तो इसलिए क्योंकि फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है उस पर प्रकाश पड़ जाएगा तो उसमें रासायनिक क्रिया हो जाएगी और उसके कारण क्या होगा, वह ख़राब हो जाएगी और फोटो जो है वो उसकी जो वो रील है वो फ़ोटो खींचने के योग्य नहीं रह जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है प्रकाश भी एक तरीके से क्रिया करता है, यानी प्रकाश में भी ऊर्जा होती है। बच्चों, आप जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, और भोजन बनाते हैं तो जिसके कारण पौधों की क्या होती है, वृद्धि होती है। इन क्रियाओं के लिए प्रकाश जो है वो इन सभी क्रियाओं के लिए, जैसे पौधे को अपना भोजन बनाना है, उनके लिए जो है वो प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी प्रकाश ऊर्जा आवश्यक होती है। तो प्रकाश जो ऊर्जा हो रही है बच्चों ना, प्रकाश जो ऊर्जा होती है उसका हम प्रयोग किस में कर सकते हैं? तो इसका उपयोग बच्चों स्वचालित दरवाजे, बैंकों में प्रयोग होने वाले चोर जो अलार्म होता है ना, उसमें रोड लाइट के स्वचालित स्विचों आदि से भी किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम जानेंगे बच्चों कि क्या ऊष्मा में भी ऊर्जा होती है या ऊष्मीय ऊर्जा होती है? तो क्या है, किसे कहेंगे हम ऊष्मीय ऊर्जा? तो बच्चों, आपने जैसे ये यहाँ देखिए स्टोव बना हुआ है और ये भगोना है ना, इसमें हमने क्या कहते हैं, पानी लिया है और उसको चढ़ा दिया है और ढक्कन उसके ऊपर रख दिया है ना। अब क्या देखेंगे हम, जब थोड़ी देर में पानी क्या होगा, उबलने लगेगा, ऐसा होगा ना, उबलने लगेगा, फिर भाप निकलने लगेगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, भाप जो होगी वो ढक्कन को धक्का देते हुए बाहर निकलती है। तो कभी कभी होता है ऊपर का हिस्सा जो है, ये अगर हल्का बर्तन है तो वो हिलने लगेगा या गिर जाएगा ना, तो गति करने लगेगा, हिलने लगेगा, या तो फिर हिलते हिलते गिर जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है बच्चों ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। ऊष्मा में भी इसका मतलब क्या हुआ, ऊर्जा होती है। तो ये बहुत बड़ी बच्चों ताकत है। इसी के आधार पर सबसे पहले भाप इंजन का आविष्कार हुआ, यानी भाप में भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। इसका प्रयोग करके जो है, इस भाप ऊर्जा का प्रयोग करके बच्चों जेम्स वाट नामक वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था और उसी के कारण ही रेलगाड़ी जो है वो सबसे पहले चली थी। और उस भाप इंजन का आविष्कार कर लिया था जेम्स वाट ने, और जिसके द्वारा रेलगाड़ी जो है वो चलाई जाती है। भाप इंजन के द्वारा ही फिर रेलगाड़ी की जो है शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कि ऊष्मीय ऊर्जा का क्या महत्व है, ऊष्मा में भी ऊर्जा होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे बच्चों विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा क्या है बच्चों? आपने देखा होगा आपके घरों में लाइट लगी होती है, स्विच ऑन करते हैं ना तो लाइट जल जाती है, पंखा चलने लगता है, पंखे का अगर बटन चलाए तो आपने पंखा भी घूमने लगता है। तो क्यों होने लगता है? ये बच्चों विद्युत ऊर्जा के कारण होता है। जो स्विच हमने जैसे ही ऑन किया तो तुरंत बच्चों विद्युत धारा क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण से हमारी लाइट जल जाती है, पंखा घूमने लगता है। और विद्युत धारा के द्वारा या विद्युत के द्वारा जो है हम बहुत सारी कारखाने की मशीनें चलाते हैं, तेल चक्की चलाते हैं, रेलगाड़ी का इंजन चलाते हैं। तो बहुत सारी जगह हम विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। और विद्युत धारा जो, इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत धारा में कार्य करने की क्षमता होती है और विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ऊर्जा का प्रकार क्या है, वो है चुंबकीय ऊर्जा। यानी चुंबक में भी ऊर्जा होती है। चुंबक भी चुंबकीय गुणों के कारण जो है वो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। और जो चुंबक में पाई जाती है, चुंबकीय ऊर्जा किस में पाई जाएगी बच्चों? चुंबक में ही पाई जाएगी। तो चुंबक की सहायता से बच्चों क्या होगा, अब हम जब चुंबक को आपने देखा होगा ना, तो जब चुंबक को किसी लोहे के पास में लाते हैं, कील के पास में लाते हैं, तो क्या होता है, कीलें उसमें गति होने लगेगी, वो धीरे से उठ के चुंबक पर चिपक जाती हैं ना। तो इसका मतलब हुआ कि चुंबक की सहायता से हम किसी भी लोहे के टुकड़े में गति उत्पन्न कर सकते हैं। अतः चुंबक के गुण के कारण किसी चुंबक में जो ऊर्जा पाई जाती है उसे क्या कहा जाएगा? चुंबकीय ऊर्जा कहा जाएगा।
तो इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा की कि ऊर्जा किन किन रूपों में होती है। तो पहला था हमारा बच्चों यांत्रिक ऊर्जा, फिर रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा। तो इस तरीके से ये ऊर्जा के क्या थे, प्रकार थे। इस प्रकार से हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में ऊर्जा के जो स्रोत हैं, वो उनके जो स्रोत हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ नवीकरणीय स्रोत व कुछ अनवीकरणीय स्रोत क्या है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।